अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हालांकि जब ये वीडियो एडिटिंग वगैरह के बाद अपलोड होगी और जब तक आप इसे देख रहे होंगे ईद का टाइम ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ईद का टाइम चल रहा है। आज ईद का तीसरा दिन है। शुरू के 2 दिन तो मसरूफ़ियत में गुज़रे, नींदें वगैरह पूरी की और दोस्तों वगैरह से मिले। तो आज थोड़ा सा मौका मिला तो सोचा कि वीडियोस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की भी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी, एंजॉय किया होगा आपने। खैर, पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 को ख़त्म किया था और आज से एक और चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 14 है और इसका नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे पास 14वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है। और हमने जो शुरू के अंदर एक मैप बनाया था कि जो हमारे पास ऑप्टिक्स की ब्रांच है, बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स की ब्रांच को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो हमने बोला था कि ऑप्टिक्स की ब्रांच के अंदर 2 ब्रांचेज होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक जो आपके पास फिज़िकल ऑप्टिक्स। और ये बोला था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आपके पास 13 चैप्टर और 14 चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है, यानी कि 13 और 14 दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और जो 15 चैप्टर है वो आपके पास फिज़िकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। 13 के अंदर हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आता है। 14 के अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और ये भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आता है। और साथ ही साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो चीज़ें होती हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ही हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग रे डायग्राम को या फिर रे कॉन्सेप्ट को जो है वो लेके चल रहे होते हैं, लाइट को इन द फॉर्म ऑफ रेज यानी कि रे की मदद से जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। जबकि इसके अंदर हमने क्या बोला था कि चैप्टर नंबर 15 के अंदर या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग नेचर ऑफ लाइट को पढ़ेंगे कि नेचर क्या होती है लाइट की। इसके अलावा कुछ इंटरफेरेंस वगैरह भी हैं, डिस्पर्जन वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो सारी की सारी उसके अंदर चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर, सबसे पहले तो हम लोग रिफ्रैक्शन को देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। इसके बाद हम लोग कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो वो किस किस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्ट करवा रहे होते हैं लाइट को और अपना काम करके हमें दे रहे होते हैं। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो 2 हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिस तरह से डेली लाइफ के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं रिफ्रैक्शन से या फिर चैप्टर के टाइटल से, उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें या फिर इन चीज़ों के जवाब हमें मिलेंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। इसके बाद हम लोग आज से शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन को। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, और इसके बाद इसके जो लॉज हैं, जैसे कि हमारे पास रिफ्लेक्शन के लॉज थे, इसी तरह रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद रिफ्रैक्शन को समझेंगे कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह, और फिर सबसे आखिर में इसके लॉज वगैरह क्या होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन इसका कुछ इस तरह से है कि आपने डेली लाइफ के अंदर अक्सर देखा होगा, या फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाली ऑब्जर्वेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो कि आप एक गिलास लो कांच का और उसके अंदर पानी भर दो। एक गिलास लो कांच का और उसके अंदर जो है वो आप पानी भर दो इस तरह से, और सामने रखो और आप उसको यूँ ऑब्जर्व करो, यहाँ तक आपने जो है पानी भरा हुआ है। अब एक स्टिक लेके आ जाओ या फिर एक जो है वो आप पेंसिल ले लो। स्टिक का मतलब कि कोई भी लकड़ी या फिर पेंसिल जो है इस तरह की मार्कर वगैरह कोई भी चीज़ लेके आओ और उसे पानी के अंदर इस तरह से जो डिप करो, ऑब्लिकली जो है उसको पानी के अंदर डिप करो, यानी कि एक एंगल के ऊपर जो पानी के अंदर डिप करो इस तरह से, और आप उसको यहाँ से ऑब्ज़र्व करो तो आपको क्या नज़र आएगा कि जो वो पेंसिल है वो थोड़ी सी बेंड हो चुकी है। पेंसिल जो है या फिर जो स्टिक है वो आपके पास थोड़ी सी बेंड हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा कि जिसके अंदर आपको किस तरह से नज़र आएगा, वो पेंसिल किस तरह से नज़र आएगी जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ये पेंसिल की जो हमारे पास पिक्चर है या फिर ये जो हमें नज़र आ रही है, ये बेंड क्यों हो गई यहाँ पे? तो इसके पीछे जो रीज़न है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। इसी तरह की चीज़ें हम लोगों ने अक्सर जगहों के ऊपर और भी देखी हुई हैं। अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर गए हो तो जब हम ऊपर से खड़े होकर स्विमिंग पूल को देख रहे होते हैं
तो हम दोस्तों से डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसकी जो हाइट है यानी कि इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि नज़र हमें ऐसे आ रहा होता है कि जो उसका फर्श है वो थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि उसकी जो एक्चुअल हाइट होती है उसके मुकाबले में हमें जो है वो थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा होता है, शॉर्ट होकर नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं, जंप करते हैं, जब उसके अंदर उतरते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। नज़र ऐसा आ रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा छोट होगा। इसी तरह अगर कोई हमारा दोस्त पानी के अंदर खड़ा होता है, स्विमिंग पूल के अंदर खड़ा होता है और हम उसे ऊपर से खड़े होकर देख रहे होते हैं, तो उसकी जो बॉडी है जहाँ तक पानी के अंदर वो नीचे गया हुआ है वो हमें शॉर्टर नज़र आ रही होती है, यानी कि श्रिंक हुई भी नज़र आ रही होती है। हम समझते हैं कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोट हुआ हुआ है, या फिर इसकी जो यहाँ से नीचे हाइट होगी पूरी की पूरी बॉडी वो छोटी हो गई, लेकिन असल में उसकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी होती है। पानी के अंदर ऐसा लग रहा होता है कि वो शॉर्ट हुई भी है, श्रिंक हुई भी है। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन, इनके पीछे जो जवाबात हैं, इनके पीछे जो रीज़न है वो इसी रिफ्रैक्शन के अंदर आते हैं, या फिर इसी चैप्टर के अंदर जो है इसके हमें जवाब, इन सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ ये कि अर्ली सनराइज से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले हमारे जो आसमान है हमारा, उसके अंदर हमें रोशनी जो नज़र आ जाती है, यानी कि रेज जो है वो सन की हम तक पहले ही पहुंच जाती हैं। हालांकि एक्चुअल में सन जो है वो अभी तक निकला नहीं होता। इसके अलावा जब सूरज गुरूब हो जाता है शाम के टाइम, तो उसके गुरूब होने के बाद भी अच्छी खासी देर तक जो हमारे पास लाइट है वो आसमान में मौजूद रहती है। तो इसके पीछे भी जो रीज़न है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है, यानी कि रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इसके इन सब चीज़ों के बीच में आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, या फिर इसी चीज़ों का जवाब जो है हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेगा, या फिर इस रिफ्रैक्शन के टॉपिक को पढ़ने के बाद मिलेगा। इन दो, ये वाला जो रिफ्रैक्शन है और इसके साथ साथ इसके लॉज, ये पढ़ने के बाद जो इनके इन सारी चीज़ों के जवाब जो मिलेंगे। और जो पानी वाली एग्जाम्पल यानी कि जो स्टिक वाली एग्जाम्पल है, ये तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर जो डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक है अगली वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से कि रिफ्रैक्शन क्या होती है जी। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ये थोड़ी सी आसान डेफिनेशन है और इसके अंदर इसी डेफिनेशन की जो है वो थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की हुई है। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स, या फिर व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट रे का बेंड हो जाना। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की प्रॉपर्टी कंटेन करती है, यानी कि जो इसकी मोशन होती है वो रेक्टिलिनियर होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है। ये कभी भी अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगी, मतलब इस तरह से मूव नहीं करेगी, सीधी सीधी जो है मूव करेगी। यानी कि ये नहीं कि चलते चलते जो है अचानक से इसने अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर ली यूँ या फिर यूँ, अपनी मर्जी से किया, इधर उधर जो है मूव नहीं कर सकती। जिस सोर्स से ये निकल रही है स्ट्रेट निकलेगी, जिस डायरेक्शन में भी निकल रही है स्ट्रेट आगे तक जो है मूव करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आ रही है तो यूँ टेढ़ी हो जाए, यूँ टेढ़ी हो जाए, यूँ टेढ़ी हो जाए। कभी भी इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। कब तक कि जब तक इसको छेड़ा ना जाए, या फिर ये एक ही मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हो, तब तक इसकी जो हमारे पास प्रोपगेशन होती है वो रेक्टिलिनियर होती है। अब हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा कि हम लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, यानी कि बाउंस बैक करवा सकते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करवानी हो तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या देखा कि यहाँ पे आप एक स्मूथ सरफेस प्लेस कर दो तो क्या होगा कि इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी। पहले यूँ आ रही थी, अब जो है वो यूँ चली जाएगी, यानी कि इसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये हमारे पास लाइट रे है और वो इसी डायरेक्शन के अंदर आगे जाए और थोड़ी सी जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाए या फिर इस डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाए, हमें इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है या फिर बेंडिंग होती है, इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। जो यहाँ पे बेंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट रे जा रही है और वो उसकी डायरेक्शन जो वो चेंज हो जाए, यानी कि वो बेंड हो जाए, टेढ़ी हो जाए। इसी लाइट के टेढ़े होने को, बेंड होने को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल रहे होते हैं। और ये बेंडिंग या फिर ये रिफ्रैक्शन कब होती है कि जब लाइट रे इंटर करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीडियम के बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि हमारे पास जो मीडियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर मीडियम किसको बोल रहे होते हैं हम लोग, एयर हो सकती है, गैस हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ये सारे के सारे मीडियम है आपके पास। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे ट्रैवल करती है
हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो लाइट को कम्प्लीटली जो है वो रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, जिन्हें हम लोग ओपेक सब्सटेंसेस बोल रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ जो आपके पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट वाले सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि वो लाइट रे को अपने अंदर से पास करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम है आपके पास, सबसे पहले तो आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि एयर की और वैक्यूम की, ये दो आपके पास मीडियम है। या फिर आप एग्जांपल सब्सटेंसेस की या फिर मीडियम्स की इस तरह से ले सकते हो कि ये आपके पास एयर है और यहाँ पे जो आपने एक गिलास की स्लेब लगाई हुई है, जो आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल जो मौजूद है। गिलास एक सब्सटेंस है, सॉलिड है, यानी कि समझ लो कि ये ट्रांसपेरेंट आपके पास जो गिलास मौजूद है, ट्रांसपेरेंट गिलास। और ट्रांसपेरेंट गिलास का क्या मतलब कि ये लाइट रेस को अपने अंदर से पास करवा देता है। तो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो मीडियम है ये आपके पास एयर है, यहाँ पे जो मीडियम है ये एयर है, और यहाँ पे जो मीडियम है ये आपके पास गिलास स्लेब है, गिलास की एक स्लेब है। तो ये दो मीडियम हो गए। अब फर्ज करो कि लाइट रे एयर से ट्रैवल करते हुए आ रही है, लाइट रे एयर से ट्रैवल करते हुए आ रही है और आके इसने स्ट्राइक किया इस गिलास के स्लैब को। ये कुछ स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगी और इसको इससे टकराएगी इस गिलास स्लेब से। तो इस तरह से ये मूव करते हुए आ रही थी। एयर एक मीडियम, वन मीडियम, और जो आपके पास गिलास स्लेब है ये आपके पास सेकेंड मीडियम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगी कि जब ये आके इसको हिट करे और इसकी डायरेक्शन के अंदर जो आपके पास चेंज आ जाए, यानी कि ये इस डायरेक्शन के अंदर जो ये इस तरह से बेंड हो जाए, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा करके बनाए यूँ, तो ज़्यादा सही अच्छे से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा कि लाइट रे यूँ गई, इसको स्ट्राइक किया और इसकी डायरेक्शन के अंदर जो आपके पास चेंज आ गया कुछ इस तरह से, या फिर किसी भी तरह से जो आपके पास इसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आ गया। इसको जाना इस तरह से चाहिए था, जाना इस डायरेक्शन के अंदर चाहिए था, लेकिन इसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आ गया, यानी कि ये बेंड हो गई। तो इस बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये कब होती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर होती है। अब ये बेंडिंग क्यों होती है, उसका रीज़न इस वाली डेफिनेशन के अंदर जो दिया हुआ है कि द चेंज इन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि बेंडिंग को यहाँ पे इन्होंने मजीद एक्सप्लेन करके किस तरह से बताया कि चेंज इन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेंडिंग का जो लफ्ज़ है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की भी है कि बेंडिंग जो होती है वो हमारे पास चेंज इन डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग, बेंडिंग इसी को बोलते हैं। और इसके जो पीछे रीज़न होता है वो वेलोसिटी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो आपके पास चेंज हो जाती है लाइट की कि जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। रेयरर मीडियम भी हमने पीछे जो डिस्कस कर लिया है, और डेंसर मीडियम भी जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। तो बेसिकली रेयरर मीडियम हमारे पास वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी दूसरे वाले मीडियम के मुकाबले में कम होती है। तो आपके पास अगर दो मीडियम है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो आपके पास रेयरर मीडियम कहलाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो आपके पास जो डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। यानी कि रेयरर मीडियम के अंदर क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई कर रहे होंगे दूसरे वाले के मुकाबले में, यानी कि डेंसर वाले मीडियम के मुकाबले में। और डेंसर वाले मीडियम के अंदर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब होंगे, यानी कि कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे रेयरर मीडियम के मुकाबले में। तो यही वजह है कि जब लाइट रे ट्रैवल करते हुए जाती है, यानी कि रेयरर मीडियम से पास होते होते जाती है और इंटर हो जाती है हमारे पास डेंसर मीडियम के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर जो वो चेंज आ जाता है, क्योंकि दूसरे वाले मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े जो आपस में करीब करीब होते हैं। तो लाइट की स्पीड के अंदर भी जो फ़र्क आता है। हमने पिछले चैप्टर के अंदर एक बात पढ़ी कि जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर है। ये वाली जो लाइट की स्पीड है ये वैक्यूम के अंदर है, यानी कि कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, ना तो एयर हो, ना तो हमारे पास जो है वो कोई और मीडियम हो, कोई भी मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, जैसे हमारे पास स्पेस के अंदर है। तो इतनी स्पीड होती है लाइट हमारे पास लाइट की। फिर हमने देखा कि जब लाइट एयर के अंदर इंटर हो जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो 2.99 के करीब करीब या फिर 2 के अंदर अंदर होती है, यानी कि कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा।
2.99 एक्सपोनेंट 8 या फिर 2 पॉइंट समथिंग और एक्सपोनेंट जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाता है जब ये एयर के अंदर इंटर हो जाती है। तो क्या होता है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया। अब वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी की वजह से जो हमारे पास डायरेक्शन है लाइट की वो भी चेंज हो जाती है। और यही वजह है कि रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है, ये जो बेंडिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रहा होता है कि जब लाइट रे ट्रैवल करते हुए आ रही होती है एक मीडियम से और दूसरे मीडियम को जैसे ही स्ट्राइक करती है और उसके अंदर से पास होती है, तो पास होने के ऊपर क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज आ जाता है, यानी कि वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है अगर वो डेंसर मीडियम है तो। और क्या होता है कि फिर उसकी डायरेक्शन के अंदर भी चेंज आ जाता है उसकी वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो गई। अब वेलोसिटी कम हुई तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और अगर आसान लफ्ज़ों के अंदर इसे याद रखना है तो बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी जो हमारे पास चेंज हो जाती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल हो रही होती है, तो डायरेक्शन चेंज होती है। वो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि बेंड हो रही है लाइट। तो सिंपली ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। अब इसके कुछ लॉज हैं, यानी कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये कुछ लॉज को फॉलो करती है। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन कुछ लॉज को फॉलो करती थी, इसी तरह ये जो रिफ्रैक्शन है ये कुछ लॉज को फॉलो करती है। तो उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन से लॉज हैं। रिफ्रैक्शन जी, तो ये हमारे पास दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, कि लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस वहाँ पे होगा, तो ये दो लॉज हैं वो लाजमी तौर पे फॉलो होंगे। सबसे पहला जो लॉ है ये तो सेम उसी तरह का है जिस तरह का हमने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा था, कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे है और साथ ही साथ जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये लाई करेंगे सेम प्लेन के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको पता है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है। रिफ्रैक्टेड रे बेसिकली वो रे कि जो हमारे पास रिफ्रैक्ट हुई है। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक मीडियम है और यहाँ से ये रे आके स्ट्राइक हुई इस मीडियम की सरफेस के ऊपर, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है इसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये आपके पास जो है वो इंसिडेंट रे है और साथ ही साथ यहाँ से क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन के बाद जो आपके पास रे होगी इसे आप लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इसकी सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो इसे हम लोग जो नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि जो जिसका एंगल इस सरफेस के साथ 90 डिग्री हो, तो ये आपके पास जो है वो नॉर्मल होता है। तो बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे, यानी कि इसी प्लेन के अंदर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे जो है वो यूँ आ रही है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इससे बाहर आ जाए, इस प्लेन से बाहर आ जाए, यूँ आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। या फिर नॉर्मल जो आप इसका इस तरह से ड्रॉ कर दें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि सेम प्लेन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। वो या तो प्लेन यूँ होगा या फिर प्लेन जो है वो यूँ वाला हो सकता है या फिर किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होंगी। दूसरा जो लॉ है वो हमें क्या बता रहा है, इस लॉ को बेसिकली स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये स्नेल ने पेश किया था तो इसे स्नेल्स लॉ जो है वो कहा जाता है। ये लॉ हमें क्या बताता है दूसरा, कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कि जो आपके पास रेशियो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, मैथमेटिकली ये हमारे पास इसकी फॉर्म लिखी हुई है कि अगर इन दोनों का आप रेशियो लोगे तो आपके पास हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू आएगी तमाम की तमाम रेज के लिए जो पास हो रही हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। तो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो दूसरा मीडियम है और ये आपके पास जो है वो कुछ रेज हैं जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो आके इंसिडेंट हो रही हैं इस मीडियम के ऊपर आके जो है वो इंसिडेंट हो रही हैं। तो ये इनका पॉइंट ऑफ जो है वो आपके पास इंसिडेंस कहलाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगी, तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की रिफ्रैक्शन होगी। और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि आप नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
ये जो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। नॉर्मल से लेकर जो आपके पास इंसिडेंट रे थी उस तक का एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। और ये जो आपके पास एंगल होगा इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो कुछ एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो कुछ एंगल बनेंगे। तो जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंट का इन तमाम की तमाम रेस के लिए इसका भी ये जो दो एंगल हैं आप इसका रेशो लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साथ में साइन भी आपने जो है वो लगाना है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस पहली वाली रे के लिए। फिर इस वाली रे के लिए भी यही करो कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाली रे के साथ भी आप यही करो कि इसका भी आप साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करवाओ। तो हर केस के अंदर इस तमाम की तमाम रेस के अंदर जो आपके पास वैल्यू आएगी हमेशा हमेशा वो सेम रहेगी, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। यानी कि कुछ भी वैल्यू हुई 1.3 हुई, 1.4 हुई, 1.5 हुई, कुछ भी हुई, जो भी वैल्यू आई डिवाइड करवाने के बाद इन दोनों को, वो तीनों के अंदर सेम आएगी। इन दोनों की भी सेम होगी और इसकी भी जो है वो सेम होगी, यानी कि तीनों की सेम एक ही वैल्यू आएगी तमाम रेस के लिए। और भी जितनी भी तरह की रेज इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही हैं, ये तो हमने 3 लिए हैं, जितनी भी तरह की रेज किसी मीडियम के ऊपर स्ट्राइक हो रही हैं उसका आप साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो लोगे तो वो सेम वैल्यू देगा। और इसे इस तरह से भी डिफाइन किया हुआ है बुक के अंदर कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट होता है बेसिकली इसको आप इसकी वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट in rarer medium divided by speed of light in denser medium। ज़्यादातर जो ये रेरर मीडियम वाला हमारे पास केस होता है ये वैक्यूम के अंदर हम लोग लेते हैं। यानी कि जो रेरर मीडियम की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की हम लोग वैक्यूम के अंदर लेते हैं, यानी कि 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है डेंसर मीडियम के अंदर कितनी होगी, और हमें पता है कि डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों का जो रेशो होता है ये हमें n की वैल्यू दे रहा होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रहा होता है। बेसिकली जो ये जो n है ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, फिर इससे हमें क्या पता लग रहा होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसके अंदर कितना डिक्रीज आया है। अब ये जो रेशो है ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा। फर्ज करो कि अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, n की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है इन रेरर मीडियम, यानी कि एक मीडियम के अंदर, ऊपर वाले मीडियम के अंदर और नीचे वाले मीडियम के अंदर, दोनों के अंदर सेम है। क्योंकि 1 रेशो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तब आता है कि जब आपके पास ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम हो। एग्जाम्पल हमने इस तरह की इसकी किस तरह से ली थी कि 3 डिवाइडेड बाई 3 जो होता है वो आपके पास 1 आता है। सेम वैल्यू डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। सेम वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास रेशो 1 आता है। तो अगर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो इसका मतलब कि वो दोनों के दोनों मीडियम जो है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट सेम है, बिल्कुल सेम है, वो दोनों के दोनों मीडियम ही सेम है। देखिए ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम जिसका आप रेशो ले रहे हो ये दोनों के दोनों आपके पास सेम है, या फिर इनके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास सेम है, तभी आपके पास जो रेशो आ रहा है वो 1 आ रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो 1 से, यानी कि बढ़ के आ रही हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है रेरर मीडियम के अंदर या फिर ऊपर वाले मीडियम के अंदर वो ज़्यादा है, और जो नीचे वाला मीडियम है आपके पास उसके अंदर कम है। यानी कि ऊपर वाला जो मीडियम होगा वो आपके पास रेरर मीडियम होगा, नीचे वाला जो होगा वो आपके पास डेंसर मीडियम होगा। क्योंकि हमें ये पता है कि रेरर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो वो कम होती है। तो अगर n की वैल्यू 1 से बढ़ी जा रही हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला जो मीडियम है इस रेशो के अंदर वो आपके पास रेरर मीडियम है, यानी कि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो वो ज़्यादा है, और नीचे वाला जो मीडियम है आपके पास डेंसर मीडियम है, यानी कि इसकी जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है वो कम है, डिक्रीज हुई हुई है। इसी तरह अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 1 से कम हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपके पास न्यूमरेटर है
ये छोटा हो गया है, यानी कि इसकी वैल्यू छोटी हो गई है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो आपके पास बड़ी हो गई। ये पिछली वीडियो के अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था मैग्नीफिकेशन वाले टॉपिक के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग इतना ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहे। ऐसा सिर्फ एक केस के अंदर पॉसिबल होता है कि अगर रेशो की वैल्यू आपके पास 1 से छोटी जा रही हो, और वो केस कौन सा होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो और न्यूमरेटर जो है आपके पास छोटा हो। जैसे यहाँ पे 3 है, तो ऊपर जो है वो आपके पास, फर्ज करो कि नीचे जो आपके पास 6 है और ऊपर 3 है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो आपके पास बड़ा है, तो इसका जब आप लोग रेशो लोगे तो 1/2 यानी कि 0.5 आएगा, 1 से छोटी वैल्यू जाएगी। ऐसा सिर्फ एक केस के अंदर होता है अगर एन रेशो की वैल्यू 1 से छोटी हो, कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो और न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो। अब यहाँ पे ऐसा पॉसिबल जो वो नहीं हो सकता। एन की वैल्यू कभी भी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम हम लोग लेते हैं अक्सर वैक्यूम को। वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है, और इससे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कहीं किसी और मीडियम के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास जो नीचे वाला मीडियम हो, यानी कि डेंसर मीडियम हो, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा चली जाए और जो वैक्यूम के अंदर ये वाली है ये आपके पास कम हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा है ही हमारे पास ये। तो ये वाला जो केस है ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जितनी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी या तो वो 1 मिलेगी या फिर 1 से ज़्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू जाती जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास दूसरा वाला मीडियम है वो उतना ज़्यादा डेंस है। अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि दोनों जो मीडियम है वो वैक्यूम है, दोनों जो मीडियम है वो सेम है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उन दोनों के अंदर सेम आ रही है। अगर 1 से ऊपर गई तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नीचे वाला मीडियम है वो थोड़ा सा डेंस है, यानी कि उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है। इसी तरह जैसे जैसे बढ़ते जाओगे 1 से ऊपर 1.2, 1.3, 2, 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नीचे वाला मीडियम है वो और ज़्यादा डेंस होता जा रहा है, और ज़्यादा डेंस होता जा रहा है। यानी कि पहला वाला जो मीडियम है वो आपके पास रेयर मीडियम है, और जो दूसरे वाला मीडियम है वो और ज़्यादा डेंस होता जा रहा है। उसकी जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम के अंदर वो और ज़्यादा कम होती जा रही है, और ज़्यादा कम होती जा रही है, जैसे जैसे आपके पास 1 की वैल्यू ऊपर जाती जाएगी। इसी का एक टेबल आपकी बुक के अंदर जो है वो मौजूद है, आगे आपको दिया होगा, जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो आपके पास गिवन है। तो उसके अंदर देख लेना, आपको जो है वो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं वो किस किस तरह से दी हुई हैं। डिफरेंट मीडियम्स हैं, वहाँ पे एयर के अंदर दिया हुआ है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है। कैसे निकालेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कैसे निकाला होगा कि ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 एक्सपोनेंट 8 और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन दोनों का रेशो लिया होगा। तो जो रेशो आपके पास कितना भी आ रहा है उसके अंदर जितना भी दिया हुआ है, शायद 1.0003 दिया हुआ है, तो ये n की वैल्यू आ रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से उन्होंने निकाला होगा। इसी तरह फिर वाटर का दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है, बेंजीन का दिया हुआ, और करते करते जो आपके पास डायमंड का भी दिया हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.4 करके कुछ आता है डायमंड का, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो लाइट के अंदर डिक्रीज आता है, अगर वैक्यूम के अंदर से लाइट ट्रैवल करते हुए डायमंड के अंदर जाएगी तो डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड के अंदर डिक्रीज आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी इसकी स्पीड। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है, और यही वजह है कि जो डायमंड है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा करवा रहा होता है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दो हमारे पास रूल्स थे, दो लॉज थे जो रिफ्रैक्शन के अंदर जो है वो होते हैं। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट सा रह गया है, जिसके बाद एक चीज़ जो है वो उन्होंने बताई हुई है, 2 चीज़ें जो उन्होंने बताई हुई हैं जो काफ़ी काम आएंगी आगे, जो आपको जो है वो याद भी रखनी है। और वो कौन सी है? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करके आपको बताया हुआ है कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास 3 केसेस हैं। तो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक गिलास की स्लेब है और एक जो है वो ये रही, बस 2 ही काफ़ी हैं। दोनों के अंदर जो केस हैं वो डिफरेंट है। एक केस के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपके पास फ़र्ज़ करो कि एक रे आई रेयर मीडियम से, ये गिलास की स्लेब है, इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई तो इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये आपके पास इंसिडेंट रे थी, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा।
और एक केस उन्होंने ये आपको दिया हुआ है, बेसिकली ये आपके पास डेंसर मीडियम है और जो ये ऊपर मीडियम मौजूद था ये आपके पास रेयरर मीडियम मौजूद था, यानी कि फ़र्ज़ करो कि एयर थी, यहाँ पे एयर थी और यहाँ पे जो आपके पास गिलास की स्लेब है। इसके अलावा यहाँ पे भी ये वही गिलास की स्लेब है, गिलास स्लेब है और ये आपके पास वही डेंसर मीडियम है और ये जो है ये आपके पास एयर है जो कि आपके पास रेयरर मीडियम है। और यहाँ से अब क्या हो कि आप चेंज कर दें, अब क्या हो रहा है कि हमने जो सोर्स है वो इस डेंसर मीडियम के अंदर रखी हुई, यानी कि इस डेंसर मीडियम से लाइट रे आ रही है। हम इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास मीडियम है इससे लाइट रे आ रही है और इसको स्ट्राइक कर रही है, जाके इस सरफेस को जो स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल होगा और इस केस के अंदर जो हमारे पास इंसिडेंट रे होगी वो ये वाली होगी जो कि डेंसर मीडियम से आ रही है। यहाँ से जो है वो कोई सोर्स है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है और जाके ये सरफेस को टकरा रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एयर से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है लाइट। तो दोनों केस के अंदर ऑब्जर्व क्या किया गया कि जो बेंडिंग हो रही है हमारे पास लाइट रे की वो इस तरह से हो रही है कि इसके अंदर लाइट रे कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। जानी जो है वो उसको इस डायरेक्शन में चाहिए था, अगर अपनी पोजीशन को, अपनी प्रोपगेशन को जो है बरकरार रखती तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वो बेंड हो जाएगी रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाएगा हमारे पास लाइट की, तो ये इस तरह से जो आपके पास बेंड हो जाएगी। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और जाना इसको किस तरह से चाहिए, कुछ इस तरह से, लेकिन ये जो है आपके पास इस तरह से जो है वो बेंड हो जाएगी और ये पूरे का पूरा आपके पास फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा और ये आपके पास जो है वो बेंडिंग कहलाएगी जो इस तरह से होगी। तो इन दोनों चीज़ों से हमें क्या चीज़ सीखने को मिली या फिर क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन सामने आई। सबसे पहले केस के अंदर अगर इसकी बात की जाए या फिर दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं कि अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है या फिर इंटर कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है इस पहले वाले केस के अंदर, तो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल के करीब करीब आने की कोशिश करेगी। अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है तो वो कोशिश करेगी कि वो नॉर्मल से करीब करीब हो, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो रिफ्रैक्शन है वो यूँ हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यूँ रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जाएगी, बल्कि नॉर्मल जहाँ पे आपने ड्रॉ किया होगा वो उसके करीब करीब जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्शन के अंदर चेंज तो किसी भी तरह से आ सकता है ना, लेकिन डायरेक्शन के अंदर चेंज हमेशा इस तरह से आएगा कि ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारे पास नॉर्मल के करीब करीब जाएगी। ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन है। और दूसरे केस के अंदर इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने क्या देखा कि अगर इसी चीज़ को उलट कर दिया जाए, यानी कि अब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लोग कर दें, या फिर इस तरह से समझ लें कि अगर हमारे पास लाइट रे ट्रैवल कर रही है या फिर इंटर कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी कि उल्टा हो जाए, पहले रेयरर से डेंसर में जा रही थी, अब डेंसर से जो वो रेयरर के अंदर जाए अगर मीडियम के अंदर, तो क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगा कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके साथ क्या होगा कि ये बेंड अवे करेगी, बेंड इस तरह से होगी कि ये नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी। ओरिजिनल पैथ इसकी ये थी और जब ये रिफ्रैक्ट होगी यानी कि बेंड होगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी कि इसके करीब नहीं जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का और रिफ्रैक्शन को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया और इसके जो लॉज थे उन्हें भी काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करने के बाद आखिर में ये हमने एक कंक्लूजन भी जो है वो निकाल के देख लिया। बेसिकली ये कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट का जो ऊपर हमने जो परफॉर्म किया, तो ये हमारे पास जो है वो कंक्लूजन था जो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से निकाल के बताया।
कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो इस तरह से बेंड होगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल के करीब करीब जो है वो जाएगी। और अगर उल्टा हो जाए कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल कर रही हो तब वो इस तरह से बेंड होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर दूर जो वो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगली वीडियो का जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर है। और उसे पढ़ने के बाद जो हमारे पास सवाल थे शुरू के अंदर जो हमने किए कि अगर स्टिक को हम लोग डिप करें पानी के अंदर तो वो बेंड हुई भी नज़र आ रही होती है, या फिर स्विमिंग पूल के आगे अगर हम लोग खड़े हो तो फर जो है वो हमें थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा होता है, यानी कि हाइट डिफरेंट नज़र आ रही होती है। तो उन दोनों सवालों के जवाब जो हमें उस वीडियो के अंदर मिलेंगे, यानी कि अगली वाली वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।